नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है। आज हम जो एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है नेम रिएक्शन की सीरीज। इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन है नेट में और गेट में। नेम रिएक्शन कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होती हैं या फिर कुछ बहुत अच्छे और यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। साइंटिस्ट के नाम पर भी बेस्ड है, सब्सटेंस के नाम पर भी बेस्ड है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा सिलेबस है स्टिक टू दैट। अगर हमने देखा जाए हम तो तीन टाइप की बटी होती हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। एक आपकी बहुत सारी होती हैं CC बॉन्ड फॉर्मेशन की, CN बॉन्ड फॉर्मेशन की, CO बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। फिर होती हैं आपकी मेटल कैटलाइज्ड, ठीक है, जैसे सुजुकी रिएक्शन, ठीक है, हैक, ठीक है, और नेगेशी, सोनोगसीरा इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और कुछ होती हैं आपकी हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम पे बेस्ड। इसमें ये CSIR ज़्यादा फोकस करता है इस पे, हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड। ये जैम वाले उतना फोकस नहीं होता इस पे, लेकिन CSIR वाला फोकस करता है। हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड नेम रिएक्शंस होती हैं। तो हम पार्ट शुरू करते हैं। हम पहले डील करते हैं CC बेस्ड, CN बेस्ड, जो सिंपल ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये वाली रिएक्शन को कैसे, फिर हम आगे वाले पार्ट में ये मेटल कैटलाइज्ड भी देखेंगे, पैलेडियम मेटल कैटलाइज्ड, और दूसरे मेटल का भी देखेंगे, श्रॉक ऑसबॉर्न कैटलिस्ट देखेंगे, ठीक है। तमाम सारे अदर मेटल भी देखेंगे। मेटल पूरा मेटल से जो सिंथेसिस होती है उस पर अलग एक लेक्चर ही लेके आएंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट CC बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बहुत जो है कि अच्छी चीज़ है और इस पे आज भी करंट थोरों में भी रिसर्च ऑन है कि कैसे CC बॉन्ड को कपल किया जाए। बहुत लोग बहुत सारे प्रोसीजर अप्लाई करते हैं इसमें। करंट अगर आप देखोगे तो CH एक्टिवेशन है, फोटोरेडॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले के ज़माने में कैसे लोग करते थे, ठीक है। तो CC को जोड़ना है आपस में, तो जाहिर सी बात है कि C ही न्यूक्लियोफाइल हो और C ही इलेक्ट्रोफाइल। भाई यही तो तरीके हो सकते हैं। अगर C और C के बीच में बॉन्ड बनाना है तो C ही न्यूक्लियोफाइल हो, C ही इलेक्ट्रोफाइल हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया कि कौन से C हैं जो न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हर वो चीज जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो ऐसा कुछ कार्बन नेचर का होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए। तो कार्बन पर क्या कितना कार्बन स्टेबल है वो भी देखना पड़ेगा। इसके नेचुरल एनालॉग कौन से उपस्थित है वो भी देखना पड़ेगा। कार्बन बनेगा तो स्टेबल कैसे रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बन बेस्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए देखे गए कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है ना। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, ये पोलराइज्ड कार्बन है ना, ठीक है। ये देखो पोलराइज्ड कार्बन है इनके पास, और न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन के फॉर्म में आएंगे। पर कार्बन क्यों कैसे जनरेट होगा? कार्बन कैसे जनरेट होगा? कार्बन तब जनरेट होगा जब उससे H+ ले लिया जाए। जब उससे क्या ले लिया जाए? H+ ले लिया जाए। जैसे ये है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से अगर एक हाइड्रोजन ले लिया जाए, ठीक है, इसका pK कितना होता है? देखिएगा, इसका pK अराउंड होता है 13.5, मतलब क्वाइट एसिडिक है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिलेटिव एसिडिटी के हिसाब से एक बेस यूज करूं, सपोज दैट मैंने एक्वस NaOH यूज किया, तो उसने मुझे दिया OH-। OH- इस H को पकड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये कंपाउंड का कार्बन आयन, जिसको आप लोग इनोलेट के रूप में भी जानते हो, वो जनरेट हो जाएगा। ये बना मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करी गई। क्या स्ट्रेटेजी यूज करी गई CC बॉन्ड फॉर्मेशन की? सबसे पहले कि कार्बन ही न्यूक्लियोफाइल हो और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या चाहिए? कार्बोनिल कंपाउंड। और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या चाहिए? ऐसे कंपाउंड जो इनोलेट जनरेट करा सके। सिंपल सा फंडा एकदम, जो इनोलेट जनरेट करा सके। अब इनोलेट कौन सा कंपाउंड जनरेट कराएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। इनोलेट वो कंपाउंड जनरेट कराएंगे जिनके पास रेजोनेंस में जाने के लिए नेगेटिव चार्ज का बनना जरूरी है।
ठीक है। और निगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, जब वहां से वहां पर निकलने वाला एक हाइड्रोजन होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर उस पर निकलने के लिए कोई H प्लस है, और H प्लस मतलब कोई हाइड्रोजन टाइप की स्पीसीज है, तो वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा लेंगे। तो इसके पास है एक अल्फा, इसके पास टोटल कितने अल्फा एच हैं, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, तो 3 अल्फा एच है इसके पास। तो क्या ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है। अब कितने अल्फा एच हो गए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितने हो गए, अब हो गए 6 अल्फा एच। ठीक है। ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? जी हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल एक ड्रॉ करो, कोई पीएच रिंग लगा दो, सी लगा दो, एक और पीएच लगा दो। ठीक है। अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, पहले हाइड्रोजन लगा के देखते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं पहले। ठीक। अब इसके पास कितने अल्फा एच हैं, कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा एच हैं, एक ही तो है, तो इसके पास भी कार्बोनाइन जनरेट होगा, लेकिन सिर्फ एक ही अल्फा एच है इसके पास, 1 अल्फा एच। ठीक। यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ग्रुप लगा दूं पीएच टाइप का, तो कोई अल्फा एच नहीं है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? जी नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीजें समझना पहले कि सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। एक न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन बेस्ड हो, एक इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन बेस्ड हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होंगे? कार्बोनिल कंपाउंड जो रिएक्टिव, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। निम्नतः ईस्टर, एसिड, अमाइड, ये भी कार्बोनिल है, पर ये लेस रिएक्टिव है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल में क्या बनेंगे? इनोलेट। इनोलेट भी कैसे बनेंगे, हमने देखा इनोलेट कैसे बनेंगे, अल्फा एच होना बहुत जरूरी है। और अल्फा एच होने के लिए, जैसे मान लीजिए कि लोग ऐसे बोले आपसे, ये हमारा प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में एक रिएक्शन का, लेकिन अभी देखते हैं कि सर ये अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसको निकाल लो, तो अल्फा एच ही तो है ये ना, ये अल्फा एच नहीं है। इस कार्बन का sp3 होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर ये sp3 नहीं है, ये sp3 नहीं है, मतलब ये तो टाइम बिंग तो ये sp2 है ना, तो sp2 है तो इनोलेट जनरेट नहीं होगा, इसको अल्फा एच नहीं बोलेंगे। ठीक है। तब गामा एच देखते हैं, एक्सटेंडेड पोटेंशियल देखते हैं, वो सब चीजें बात की हैं, टाइमिंग अभी ये समझते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पहली हम देखने जा रहे हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल, कार्बन ही इलेक्ट्रोफाइल। तो ये होती है ज्यादातर केस में एल्डोल रिएक्शन, और ये 2 बेसिस में होती है, एसिड में भी, मतलब 2 मीडियम में होती है, एसिड में भी होती है और बेस में भी होती है। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे बेस कैटालाइज्ड, बेस की हेल्प से सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। और उसमें एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन बेस होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बन बेस होगा, वो आज हम देखेंगे। चलो, ये क्या है, ये है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। इसके पास कार्बोनिल का कार्बन भी है, मतलब E प्लस भी है, एल्डिहाइड है ना, ये देखो एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये मतलब इनफ इलेक्ट्रोफिलिक है रिएक्शन देने के लिए। और इसके पास तो अल्फा एच भी है भाई, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक आरबी लेना है, उसमें एसिटाल्डिहाइड डाल देना है और एक्वस NaOH डाल देना है, हमारा बेस इतना बेसिक होना चाहिए कि वो हमारे सबस्ट्रेट के पीके के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके, उसके रिलेटिव ही होना चाहिए। ठीक है। बहुत लेस एसिडिक होगा तो नहीं निकालेगा हाइड्रोजन को। ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं कि ये स्टर बार है, आपने डाल दिया एल्डिहाइड और एक्वस NaOH और इसको स्टर कर दो, रिएक्शन लगा दो आप, तो आप बोलोगे कि इसमें तो एक ही कंपोनेंट है एसिटाल्डिहाइड, तो क्या होगा इसका? तो इसका मतलब यही एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यही एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब हमें देखना है कि कैसे ये रिएक्शन आगे जाएगी। तो स्टेप 1 में क्या करना, इनोलेट जनरेशन कर देना। क्या कर देना, स्टेप 1 में बेस डालना और अल्फा एच, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, इनोलेट जनरेशन करा देना, एक हाइड्रोजन हटा देना, माइनस चार्ज बना देना, ये रेजोनेंस फॉर्म में रहेगा। ठीक है। रेजोनेंस फॉर्म में बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में भी बोल सकते हैं। ठीक है।
ऐसे कुछ रहेगा ये, ठीक है। लेकिन हमारा जो साइट है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस साइड से रिएक्शन करना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू दिस साइड। ओ से अटैक नहीं होता, सी से होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है लेकिन सी से अटैक होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इनोलेट, जनरेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है। अगर मान लो आपने सच में लैब में रिएक्शन लगाई ना, तो जब आप इसकी टीएलसी लोगे ना, टीएलसी लोगे तो ये तो यूवी में दिखेगा नहीं, एल्डिहाइड है, लेकिन ये आयोडीन में दिख जाएगा आपको। हल्का सा स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर एक हल्का सा रेडिश स्पॉट आएगा ये, ठीक है, रेडिश पिंक स्पॉट आएगा ये इनोलेट का। ये इनोलेट आपको टीएलसी पे दिख जाएगा। हालांकि प्रोडक्ट के बहुत पास होगा ये, अगर आप देखोगे 4 करोगे तो आपको ये भी दिखेगा, नीचे दिखेगा। ये आपका एसएम है, एल्डिहाइड है, और ये आपका इनोलेट, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका हो गया जनरेशन ऑफ इनोलेट। दूसरा स्टेप क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल बना लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल बना लिया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात। तो न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा दो। इलेक्ट्रोफाइल में क्या है? सेम ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि आप सीसी बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल मैंने लिख दिया, और आपने यहाँ लिखा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि सेम मॉलिक्यूल है, बस साइट अलग हो गई। अब की बार कार्बन पे अटैक हुआ, और पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। पाई बॉन्ड वीकर था तो वो ब्रेक हो गया। अब आपका मॉलिक्यूल क्या बना? CH2 बन गया। अब काउंटिंग भी कर सकते हो आप, 1 2 3। तो 1 पे कार्बोनिल, 1 पे कार्बोनिल, 2 पे CH2, 2 पे CH2, फिर 2 से 3 का बॉन्ड बन रहा है, 2 से 3 का बॉन्ड बन रहा है। 3 पर क्या है? 3 पर एक O माइनस आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा? CH3 आएगा, और एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। अब आपने एक्वस फेज डाला है, NaOH जो डाला है आपने एक्वस डाला है, एक्वस मतलब वाटर, तो ये OH O माइनस क्या करेगा? H प्लस पकड़ लेगा, और आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसके ऊपर ये पूरी रिएक्शन बेस है। थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूँ इसको, आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा ना, 1 2 3, ठीक है, बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल क्यों बोलते हैं? ये एल्डिहाइड पोर्शन है इसमें, और ये है आपका एल्कोहल पोर्शन। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्कोहल का ऑल लिया, एल्डिहाइड का एल्ड लिया, तो इसको बोलते हैं एल्डोल। रिएक्शन कभी कभी यहाँ पे भी रुकती है, जब आपके पास केवल एक अल्फा H हो और उसके बाद एलिमिनेशन जाने के चांसेस ना हो, तो रिएक्शन यहाँ पे रुकती है। क्या कह रहा हूँ समझेंगे। अब देखो, एल्डोल से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों मिलेगा? भाई बेस को ये थोड़ी पता है कि मुझे एक बार प्रोटॉन पकड़ना है कि 2 बार प्रोटॉन पकड़ना है, ठीक है। ये भी आपने नहीं डिसाइड किया कि बेस का जो है कि एक ही इक्विवेलेंट काम कर रहा है केवल। आप जब एक्वस बेस बनाते हो तो आप मोलरिटी के हिसाब से बनाते हो। तो भाई क्या हुआ, बेस अभी भी हमारे मीडियम में था, तो एक बार तो एसिडिक OH को O माइनस बनाएगा, दूसरी बार क्या करेगा, फिर से वो अल्फा H को पकड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास अल्फा H है, और यहाँ पर फिर कार्बोनाइन जनरेट कराएगा वो। इस बार भी वो स्टेबल कार्बोनाइन जनरेट करा देगा, क्योंकि बगल में एक विड्रॉइंग ग्रुप है। E1CP मैकेनिज्म अगर पढ़ा हो किसी ने तो इस बार उसको स्टेबलाइजेशन भी मिल गया एल्डिहाइड का, ठीक है। और उसके बाद दोबारा वो कार्बन को अटैक करेगा जो इसके बाद वाला है, और OH बॉन्ड OH निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पर कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे ना, हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा हूँ पर हाइड्रोजन भी है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड थे, 5वां कैसे बना है? वो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो वही बॉन्ड वो ब्रेक करेगा जो ज्यादा पोलर होगा, ठीक है। तो CC में लेस पोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। CH में भी लेस पोलराइजेशन, तो CO में ज्यादा पोलराइजेशन है, इसलिए उसने CO वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। और जैसे ही उसने CO वाला बॉन्ड ब्रेक किया, उसको प्रोडक्ट मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर हम इनोलेट ऐसे जनरेट करा रहे हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि आगे रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रिवन क्या है, तो हमें ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं। किससे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया सबको? ना समझ में आया तो आप दोबारा कमेंट करिएगा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं उन
एसिटाल्डिहाइड के हाइड्रोजन्स को पीएच से रिप्लेस कर दो, ठीक है, फिर बेस डालो। अब आप देखो इसमें एक ही अल्फा एच है तो एक ही बार कार्बन आयन जनरेट होगा, ठीक है, ये चीज समझो सब लोग कि एक ही बार कार्बन आयन जनरेट होगा। और कुछ रिएक्शन मीडियम में और कुछ नहीं, आपने बस इस वाले एल्डिहाइड को लिया, सोडियम एक्वस NOH डाला, स्टर कर दिया, तो जाहिर सी बात है दोबारा इसी को इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है और इसी को न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूल पे दोबारा अटैक हो जाएगा, ठीक है। जब दोबारा अटैक हो जाएगा, एक मिनट ना, जब दोबारा अटैक हो जाएगा तो हमें सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट फिर मिल जाएगा। ये चला, ये अटैक हुआ, ये खुल गया, क्या बनेगा, PH C PH, एक CHO भी लगा दो ये वाला, फिर इसको नंबरिंग कर दो 1 2। तो अगर ये वाले 1 पे मैंने क्या लिखा, PH PH CHO, तो 2 पे मैं क्या लिखूंगा, 2 पे मैं क्या लिखूंगा, एक OH लिखूंगा और 2 के बगल वाले कार्बन पर 2 PH लगा दूंगा। अब लोग कहेंगे कि सर देखो यहाँ पर है ना हाइड्रोजन, निकाल दो OH, बना दो ना, नहीं बनेगा। क्यों, CHO के बगल में अल्फा H चाहिए, OH के बगल में अल्फा H नहीं चाहिए। देखो यहाँ हाइड्रोजन होता तो निकल जाता ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाता अल्फा बीटा, वहां से निकालोगे तो नहीं बनेगा। क्यों, फिर अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड मिलेगा, अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, याद रखना। तो ये इसी में रुक जाएगा, ये रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगी और आपको एल्डोल प्रोडक्ट आइसोलेट होगा। कौन सा प्रोडक्ट आइसोलेट होगा, एल्डोल प्रोडक्ट। तो ये समझो सबसे पहले कि कब एल्डोल बनेगा और कब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। और बल्कि ग्रुप्स अगर आप लगा दो, जैसे मान लो तभी भी हिंड्रेंस अगर मान लो ज्यादा कर दिया आपने, 2 टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दिए। अब बात यह है कि ये सबस्ट्रेट बनाओगे कैसे, ये भी सोचो कि ये कंपाउंड बनाओगे कैसे, कंपनी में अवेलेबल नहीं तो कैसे बनाओगे। तो आपने बहुत भर के यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कर दिया, तो अब यहाँ का प्रोटॉन निकालना पहली बात मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन आपने चलिए इनोलेट जनरेट भी करा लिया, तो अभी भी दिक्कत की बात होगी कि अगर मान लीजिए मैं एक और हटा देता हूँ यहाँ से, इन केसेस में भी जहां पर ज्यादा बल्क हो जाता है ना, वहां पर भी एल्डोल प्रोडक्ट पर ही रिएक्शन रुक जाती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बनते। क्यों, क्योंकि दोबारा यहाँ पर से जब वो H निकालने आएगा ना, तब उसके पास बहुत बल्क हो जाएगा। दूसरा प्रोटॉन एसिडिक इतना नहीं, मतलब इतना एसिडिक नहीं होता है, 100 ज्यादा होता है, इसलिए वो रिएक्शन आगे एल्डोल पर ही स्टॉप हो जाती है, इसके आगे नहीं जाती। तो ये चीजें कुछ समझिए कि कब आपको एल्डोल मिलेगा, कब आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चाहिए तो क्या होना चाहिए, कम से कम 2 अल्फा H तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 अल्फा H तो होने ही चाहिए अनसैचुरेटेड के लिए। एल्डोल के लिए क्या चाहिए आपको, एल्डोल के लिए चाहिए कि एक अल्फा H हो, बस पहला अटैक हो, ठीक है। और अगर आपको अनसैचुरेटेड चाहिए तो आपको बल्कीनेस, मतलब बल्कीनेस आपको नहीं चाहिए, बल्कीनेस आप अवॉइड करो। अगर आपको एल्डोल चाहिए तो आप बल्कीनेस को लेके आओ, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको बताएंगी कि कब आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिलेगा और कब आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये है एल्डोल प्रोडक्ट, बीटा पर OH लगा होता है ना, याद रखना है चीज, बीटा पर OH लगा होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना। इसमें और भी सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हैं, जैसे इंट्रामोलिकुलर वर्जन भी इसका है, डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है। अगर मेरी बनने वाली जो रिंग है, अब देखो ये आपने कंपाउंड लिया, यहाँ PH लगा देता हूँ, इधर नहीं लगाता हूँ, नहीं तो आपको यूं ही दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, आपने क्या किया, एक्वस NaOH डाल दिया। कंडीशन देखो, और देखो कार्बोनिल कंपाउंड है तो दिमाग में आना चाहिए कि इनोलेट बनेगा। अब कहाँ कहाँ पर अल्फा H है, तो यहाँ पर अल्फा H है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 अल्फा H है, यहाँ पर भी 2 अल्फा H है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है, खोल के देख लो इंजीनियरिंग भाई, कहाँ है, तो CsP2 कार्बन और हाइड्रोजन भी नहीं, तो कहाँ है अल्फा H, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 साइट हो गई। अगर यहां से प्रोटॉन निकालोगे, ठीक है, यहां से प्रोटॉन निकाले तो अटैक कहाँ होगा, 1 2 3 4 मेंबर्ड, मैं पाथवे लिख रहा हूं ना, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी।
तो इतना फिसाइल नहीं होती 4 मेंबर्ड रिंग, सबको पता है। यहाँ से निकालोगे और इस पे अटैक करोगे तो 1 2 3 4 वही कहानी, फिर 4 मेंबर्ड बन गई है, तो यहाँ से भी प्रोटॉन नहीं निकलेंगे। इसमें एसिडिटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता जितना बड़ा रिंग स्ट्रेन होता है। तो जब भी आपको इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल मिले तो पहले आप रिंग देखना कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही। अगर यहाँ से निकालो तो 1 2 3 4 5 6, ये वाले प्रोटॉन कितने मेंबर का दे रहे हैं? 6 मेंबर का। तो सबसे प्रिसाइज पाथवे कौन सा है कि यहाँ के इनोलेट जनरेट कराया जाए और इस वाले कार्बन पे अटैक कराया जाए। तो ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा हॉच पॉच ज्यादा हो गई, मैं दोबारा लिखता हूँ। यही था ना 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ CH3 ग्रुप था। सबसे पहले आपने बेस डाला तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना, PH CO 1 2 3, यहाँ बनेगा CH2 माइनस। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो डिस्टेंस में इतना दूर है इससे, तो ये कैसे अटैक करेगा। जरूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में हो, वो साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है। कन्फर्मर तो बहुत फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं ना। तो ये डिस्टेंस मत देखना, इससे बस देखना कि 6 मेंबर का बन रहा है तो आप अगेन अहेड हो जाना। वो साइक्लिक फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ करके वो आ जाए, ऐसा करके वो कुछ ओरिएंटेशन दे दे अपने आप को कि जब अटैक आराम से हो जाए, ठीक है। तो वो साइक्लिक फॉर्म में भी आके कन्फर्म बना के कर सकता है अटैक। आपने अटैक करना है और नंबरिंग हमेशा करनी है। नंबरिंग जैसे ही आप स्टार्ट करोगे करना, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, एज अकॉर्डिंग टू माई अटैक 6 मेंबर की रिंग बन रही है। 1 और 6 कहीं पे भी लिख दो, 1 और 6 कहीं पे भी लिख दो। 6 पे क्या है, एक पीएच है और एक OH बनेगा। 6 पे क्या है, एक पीएच और एक OH बनेगा। तो आपने एक पीएच लिख दिया और एक OH बन गया। H कहाँ से आया, एक्वस NaOH, मतलब वाटर प्लस NaOH। तो वाटर उसको आराम से अपना OH दे देगा, ठीक है। 6 पे आपने PHOH लिख दिया, 6 को मेंशन कर दो। ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं करना। 4 है, यहाँ कुछ नहीं करना। 3 है, यहाँ कुछ नहीं करना। 2 पे करना है। 2 पे क्या करना है, एक कार्बोनिल लगाना है, ठीक है। 2 पे क्या करना है, एक कार्बोनिल लगाना है। नंबरिंग करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आई। तो इन रिएक्शन में क्या ड्राइविंग फोर्स आपको देखना है, आपको देखना है रिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि अगर आपको जो है कि आपने 2 अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ले लिया, अभी तक तो हमने सिमेट्रिकल कंपाउंड ले लिया ना, एक ही बार अटैक हो रहा है। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ले लिया, एक मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड और थोड़ा और रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स करते हैं अपनी, और एक मैंने लिया CH2 CH3, एक लिया ईस्टर, एक लिया कीटोन, एक लिया एल्डिहाइड। अब जब यहां से रिएक्शन होगी ना, तो देखो कितने साइट हैं आपके पास। इलेक्ट्रोफिलिक साइट तो 2 हैं, एक ये एक ये, ठीक है। फिर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट कितनी है, 1 2 3। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, इसी के न्यूक्लियोफाइल ने इसी के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट, ठीक है। इसी के न्यूक्लियोफाइल ने इसके इलेक्ट्रोफाइल, एक 1 1 लिखता हूं, 1 1 मतलब 1 ने 1 पे अटैक किया, ठीक है। 1 ने 1 के ही कार्बोनिल पे अटैक किया, इसके ही एक मॉलिक्यूल से इनोलेट जनरेट हुआ और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक हुआ, तो 1 1 बन गया। और क्या बनेगा, 1 2, मतलब इसने न्यूक्लियोफाइल 1 का लिया, इलेक्ट्रोफाइल भी 1 का लिया। इसने न्यूक्लियोफाइल 1 का लिया और इलेक्ट्रोफाइल 2 का लिया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। ये तो बने 2 प्रोडक्ट जो इससे बन सकते थे। अब कहानी यहाँ फंसेगी, कैसे फंसेगी, एक बार इस CH3 ने इस पे अटैक मारा, एक बार इस CH2 ने इस पे अटैक मारा, मतलब अब यहाँ पे बनेंगे आपके 4, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन गए। 2 प्रोडक्ट तो आपके क्रॉस बनेंगे, CH3 CHO, CH2 CHO, 2 ये बन गए। फिर CH3 नहीं CHO पे और CH2 नहीं CHO पे, तो 4 प्रोडक्ट इसने भी दे दिए। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये चारों प्रोडक्ट अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें, आपको कॉन्सेप्ट वाइज एल्डोल एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट आप ड्रॉ जरूर करिएगा इसके,
इसके ही इसके साथ जरूर ड्रॉ करिएगा, इसके भी 2 ड्रॉ करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि इनोलेट और इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने की टेंडेंसी बराबर बराबर ही होती है, नियरली सेम ही होती है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें आपको 6 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब आपको चाहिए था 1 और आपको 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल गए, फिर सबको कॉलम भर के प्यूरिफाई करो, उसके बाद कैरेक्टराइज करो एनओआर से। ठीक है, तो ऐसा एकदम दिक्कत हो जाती है इसमें, तो अवॉइड करना है। अगर इस तरह का रेजियो आइसोमेरिक प्रॉब्लम कुछ आ जाए तो फिर एल्डोल को अवॉइड करना है, इतने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाने, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा पाथवे चूज करना है हमको लैब में, अगर हम यूज करने जा रहे हैं, जिससे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ना मिले। ठीक है, तो लोग सिमेट्रिकल कंपाउंड लेकर के इस चीज को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने सिमेट्रिकल एल्डोल देखा, अनसिमेट्रिकल एल्डोल का एग्जांपल नहीं देखा, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देखा, ठीक है, और हम लोग 2-3 चीजें रह गई जो कायरल, जो नेट लेवल पे पूछते हैं, इवांस ऑक्सिलरी और कायरल ऑक्सिलरी का यूज करके कैसे जी इनोलेट, ई इनोलेट, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल वाले और बोरॉन ट्रिप्लेट वाले, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। एडवांस वीडियो हम तो लेके आएंगे दूसरा, उसमें हम डील करेंगे। बाकी तब तक पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ जानना हो समझना हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए आराम से, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तब तक के लिए टेक केयर सबको।